नमस्कार दोस्तों, हिमालय आईडियो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। वन शॉट सीरीज में हमने एक चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया जिसका नाम है कोल्ड वॉर, एरा ऑफ कोल्ड वॉर, जिसके बारे में हमने लगभग पूरे 1 घंटे का जो हमारा डिस्कशन था उसमें हमने जानने की कोशिश की कि कोल्ड वॉर स्टार्ट कब होता है, किस तरीके से पीक पे पहुंचता है, क्या प्रॉब्लम्स थी कोल्ड वॉर में, कौन कौन सी पावर्स इन्वॉल्व थी, उनके बीच में क्या इश्यूज आ रहे थे। आज का जो हमारा ये चैप्टर रहेगा उसमें हम चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर के तौर पे इंक्लूडेड है। ओके, दैट इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जैसे कि हमने कोल्ड वॉर पीरियड की बात की तो कोल्ड वॉर में दो पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन यूएसएसआर। ओके, तो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था ना उसी को हमने कोल्ड वॉर बोला। और अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दैट मींस ये दो पोल्स थे, इन दोनों में से एक पोल के कोलैप्स होने की बात कर रहे हैं। और वो पोल कौन सा है? दैट इज यूएसएसआर। यूएसएसआर कोलैप्स होकर के और 15 नए कंट्रीज इमर्ज होकर के आते हैं, या नए बोलो या फिर यूं कहो कि यूएसएसआर से पहले जो 15 कंट्रीज हुआ करते थे जिन्होंने मिलकर के यूएसएसआर को बनाया, अब फिर से वो अस्तित्व में आ गए, जिनमें एक कंट्री आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रशिया। और बाकी और भी कंट्रीज हम देखेंगे जैसे यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वो सारे। तो आज का जो हमारा वन शॉट सीरीज का जो कंटेक्स्ट है वो आपको समझ में आ गया। हम बात करने वाले हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर की। देखो, बाइपोलैरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एक पोल था, दैट वाज यूएसएसआर। और यूएसएसआर की अगर बात करें तो आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर एकदम क्लियरली ये चीज दी हुई है कि किस तरीके से यूएसएसआर में टोटल 15 कंट्रीज का पूरा ये ग्रुप हुआ करता था। जैसे कि आप यहां से देख सकते हो, नंबर 1 ये था रशिया, ठीक है, ये था आपका रशिया। फिर यहां से एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया, ये हो गया लाटविया, लिथुआनिया। और ये रीजन, जिस रीजन में हम अभी हाईलाइट कर रहे हैं, ये जिस रीजन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये बाल्टिक सी है। ध्यान से समझे आप, बाल्टिक सी। और इन कंट्रीज को बाल्टिक कंट्रीज भी बोला जाता है, जिसमें ये नंबर 2 यहां पर ये जो हाईलाइट किया हुआ है एस्टोनिया है, ये लाटविया है, ये लिथुआनिया है। और ये रेड वाला जो पोर्शन है ये रशिया का ही पार्ट है, ठीक है। फिर ये आपका आ जाता है बेलारूस, फिर आ गया यूक्रेन, फिर यहां पर मोल्डोवा। इसके अलावा इधर नीचे आओगे तो ये जॉर्जिया आ गया। इधर आप आज देखोगे अर्मेनिया 9 नंबर, और 10 नंबर वाला आपका है अजरबैजान, ठीक है। ये ब्लैक सी वाला एरिया आ गया और ये कैस्पियन सी आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड, यस, दिस इज कैस्पियन सी। इसके अलावा यहां पर आप नोटिस करोगे तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर ये तजिकिस्तान और ये किर्गिस्तान। इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गया अपन, ये किर्गिस्तान हो गया और ये तजिकिस्तान हो गया। इस तरीके से ये टोटल 15 कंट्रीज मिलकर के और बनाते थे यूएसएसआर। और 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो ये 15 कंट्रीज अलग अलग हो गए, जिनमें सबसे बड़ा कंट्री कौन निकल के आया? रशिया, ठीक है। और इसी चीज को हम समझेंगे। पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि यूएसएसआर का जो सिस्टम था वो क्या था। दूसरा, हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के क्या कारण रहे। इसके बाद में डिसइंटीग्रेशन या टुकड़े होने के बाद में क्या परिणाम हमें मिले और आज तक उसके क्या असर रहे। और लास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के साथ में या इंडिया की क्या अप्रोच रही थी यूएसएसआर या यूएसएसआर के बाद में जो नए कंट्रीज बने उनके साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने मैप है, मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। सबसे पहली चीज आती है सोवियत सिस्टम क्या था, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। देखो, बात ऐसी है कि 1917 से पहले, 1917 का मतलब अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशिया में रूल चल रहा था जार डायनेस्टी का, ठीक है। जार निकोलस प्रोबेबली वो राजा था। तो आप देखोगे कि वहां पर जार, अब किंग था, किंग एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में आप समझ सकते हो कि वहां पर लोग ज्यादा इतना अटेंशन पे नहीं, लोगों पर इतना ज्यादा अटेंशन पे नहीं किया जाता है, किंग अपनी मनमानी करता रहता है। तो इस चक्कर में एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है जिसमें देश जो था रशिया बहुत बुरे तरीके से युद्ध में फंस गया, और दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो जो रशियन इकोनॉमी के हालात थे, रशियन कॉमन पीपल के हालात थे, वो बिगड़े हुए थे। तो व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में, ध्यान रखें, व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में रशिया में कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आती है, ठीक है, जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है।
1917 के टाइम पे उस समय से लेकर और फिर एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है कम्युनिस्ट रशिया की, ठीक है। और इस कम्युनिस्ट रशिया का जो सिस्टम था ये कंटिन्यू रहता है, इसमें फिर बाकी और जो मेंबर कंट्रीज थे वो भी जुड़ते चले गए। अब देखो ये जो मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ कम्युनिज्म का, इसकी बात करें तो इसका क्या सेंस था, या फिर हम सोवियत सिस्टम की बात करें तो क्या है इसका मतलब। देखो दो टर्म्स में हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। दो तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि रशियन या फिर सोवियत सिस्टम क्या था। देखो इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर सोशलिज्म चलता था। सोशलिज्म का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहां पर समाज के हिसाब से काम होगा, और समाज के लिए काम कौन करती है, गवर्नमेंट। तो इसका मतलब यहां पर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, और यहां का जो मैकेनिज्म था वो इगैलिटेरियन सिस्टम पे था। इगैलिटेरियन सिस्टम का मतलब हो गया कि जो कैपिटलिज्म में कंपटीशन की भावना होती है, जिसके पास में जितनी पावर जितनी क्षमता, वो ऑटोमेटिकली और पावर होता चला जाता है। जबकि इगैलिटेरियन सोसाइटी में क्या कोशिश की गई कि इक्वालिटी प्रोमोट की जाए, जिससे कि समाज में जो भी भेदभाव है वो कम हो सके। कहने का मतलब आप अगर हमारे सिस्टम की बात करें, हमारे देश की, इंडिया की, तो उसके साथ में आप देखोगे ना कि गवर्नमेंट किस तरीके से गरीब लोगों की सहायता करती है, कमजोर लोगों को अपनी तरफ से बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो चीज यहां पर आप देख सकते हो कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीमेंट हुई सोवियत सिस्टम में। यहां की इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी थी और कंट्रोल था स्टेट का। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स, 5 साल के लिए प्लान कर लिया जाता था कि हमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी है, और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के उस प्लान पे काम किए जाते थे। और दूसरा, सब कुछ होता था कंट्रोल बाय स्टेट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर ए टू जेड चीजें, ए टू जेड दैट मींस एक पिन से लेकर बड़ी से बड़ी एयरक्राफ्ट भी अगर आप बना रहे हो, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, स्टेट। दैट मींस गवर्नमेंट उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगी हुई है। तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो डोमिनेंस कंप्लीटली गवर्नमेंट की है, नो डाउट। सब में इक्वालिटी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई कैसे भी तौर करके आर्थिक तौर पर असमानताएं ना बने, और साथ में इकोनॉमी थी प्लान्ड। सारा कुछ जो भी करना होता था 5 साल 10 साल के लिए वो प्लान करके चलते थे, कितने रिसोर्सेज कहां से आएंगे, क्या टैक्स लगेगा, उस पर काम करना। और कंट्रोलिंग चल रही थी वहां पर सीधी सरकार की, स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म यहां पे काम करता है, ठीक है। ये तो बात हो गई इकोनॉमी की। सोवियत सिस्टम में पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, भाई सीधी बात है, ये सारा का सारा सिस्टम अथॉरिटेरियन था। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है एक तरीके से एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम था। इसका मतलब यहां पर जिसका भी रूल चल रहा था उससे कोई सवाल नहीं पूछ पाता। आज आप देखो चाइना के हालात, आज के टाइम पर ये मैकेनिज्म आपको पॉलिटिकली चाइना में देखा जा सकता है कि वहां पर सिंगल पार्टी जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी डोमिनेंस है। तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली चाइना ने भी कहां से अडॉप्ट किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया की यहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेंस थी, और उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता था। और वो कम्युनिस्ट आइडिया को प्रोमोट करने वाला इंडिविजुअल कौन था रशिया में, व्लादिमीर लेनिन, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सो यहां पर सबसे पहली चीज अथॉरिटेरियन सिस्टम। दूसरी अगर बात करें तो यहां पर ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज्यादा डोमिनेंस थी। सीधी बात है, अगर सरकारी काम हो रहा है तो यहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो भी प्रशासक होंगे, उनकी पकड़ बड़ी अच्छी होगी। अब प्रशासक अगर ज्यादा होंगे तो ध्यान रखना यहां पर कहीं ना कहीं करप्शन का भी प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि फिर गवर्नमेंट में अगर एब्सोल्यूट सिस्टम आ गया, सरकारी काम और सरकार से कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता है, तो फिर मामला क्या होता है, करप्शन बढ़ने के पूरे स्कोप बन जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर कॉमन मैन के बारे में सोचा नहीं जाता था। डिफिकल्ट सिचुएशन थी, लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी सिटीजन्स की, क्योंकि सरकार जो चाहे, कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहे, सिर्फ वही काम हो रहे थे। बाकी अगर नोटिस किया जाए तो चीजें कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि लोगों को कहीं पर भी फ्रीडम, या फिर लोगों को जो एक कहता ना कि अपनी चॉइस का कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहती थी सिर्फ वही करना पड़ता था। और वैसे देखा जाए तो पॉलिटिकली ये जो 15 हमने रिपब्लिक्स देखे, टोटल 15 कंट्रीज देखे, उनमें डोमिनेंस किसकी चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ रशिया की। कहने का मतलब पॉलिटिकली इंटरनली अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया की डोमिनेंस थी,
और अगर इन 15 कंट्रीज की हम बात करें जिनका हमने अभी मैप पे डिस्कशन किया था, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल कौन प्ले कर रहा था? रशिया, जिसको लेकर के बाकी जो कंट्रीज थे, बाकी जो लोग थे, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आता रहता था कि भाई बात ऐसी है कि हमारे ऊपर डोमिनेंस केवल और केवल रशिया की क्यों चले। तो ये स्ट्रक्चर था वहां पर इकोनॉमी का और पॉलिटी का। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म क्या शो करता है? अगर आपसे पूछे कि व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, तो सोवियत सिस्टम में आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट दोनों बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बताया जाए तो सोवियत सिस्टम, जब आपको पता है ये जो समय था, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मोर और लेस हम बात कर रहे हैं 1940s 50s, ठीक है, 60s, इनके टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब ये वो समय था जिस टाइम पर वेस्टर्न इकोनॉमीज बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रही थी। वेस्टर्न इकोनॉमीज के हाल थे खराब। वेस्टर्न इकोनॉमीज का हाल कैसे खराब था? देखो, एक तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन कब से कब तक चला? 1929 से 34 तक बताया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो कि 1939 से 45 तक चला। इसके चक्कर में क्या होता? अब ग्रेट डिप्रेशन एक तरफ और सेकंड वर्ल्ड वॉर एक तरफ। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होने लग गई कि वहां पर जो वेस्टर्न इकोनॉमीज बनी थी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी खुद की इनकम राइज की, या फिर ये कहो कि अपनी कॉलोनीज को लूटा, जैसे इंडिया जैसी इकोनॉमीज है उनको लूट करके फिर उन्होंने पैसा बनाया, तो वो पैसा कहीं ना कहीं इन दोनों इश्यूज की वजह से बर्बाद हो गया। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, बहुत महामंदी आई थी, उसके बाद में आप देखोगे कि यूएसए जो है वो एक पावरफुल इकोनॉमी के तौर पे इमर्ज होकर आ गया, क्योंकि यूएसए ने कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज को बहुत पैसा उधार दिया था और पैसे को रिकवर करने की कोशिश की। नो डाउट यूएसए पे सबसे ज्यादा असर पड़ा था, ठीक है, पर फिर भी मोटी मोटी अगर बात करें तो यूएसए ने जो था वो अपनी रिकवरी कर ली थी, तो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पे इमर्ज होकर आया। और जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था उसी टाइम पर पैरेलली यूएसएसआर जैसे कंट्रीज भी इमर्ज हो रहे थे। रशिया ने अपने आसपास के देशों के साथ में एग्रीमेंट किया, कहीं फोर्सफुली या किसी भी तरीके से अपने आप को पावरफुल बनाया और एक यूएसएसआर के तौर पे एक यूनियन अपनी बना ली, जो कि किस मेथड पे चल रही थी? सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मेथड पे। जबकि यूएसए जैसी इकोनॉमी या यूएसए का सिस्टम कैसा था? कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक, कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता एक बार इकोनॉमी अगर थोड़ी बहुत भी बर्बाद होती है ना, तो फिर वो लगातार बर्बाद होती चली जाती है। वहां पर फिर अगर सरकार कोई रोल प्ले ना करे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमीज बहुत बुरे तरीके से धराशायी हो जाती है। उसी टाइम पर यूएसएसआर में आपका सिस्टम चल रहा है सोशलिज्म बेस्ड, और सोशलिज्म में रोल प्ले कौन करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं यूएसएसआर को सरवाइव करवा दिया। तो जिस टाइम पर वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम पे चलने वाली सोसाइटीज थी वो बर्बाद हो रही थी, उस टाइम पे यूएसएसआर स्ट्रांगली इमर्ज होकर आया। परिणाम क्या हुआ कि वर्ल्ड की जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज थी उनमें नंबर 1 पे तो आ गया यूएस, नंबर 2 पे आ गया यूएसएसआर। क्यों? क्योंकि यूएसए के अलावा जो भी डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम पे चलने वाले कंट्रीज थे वो लगभग बर्बाद हो चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ। तो ऐसे में इनके बीच में अब आइडियोलॉजिकल गैप भी बहुत ज्यादा है। एक सोशलिज्म पे चल रहा है, एक कैपिटलिज्म पे चल रहा है, एक गवर्नमेंट सिस्टम पे चल रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, एक कम्युनिस्ट सिस्टम पे चल रहा है जहां पर सिंगल पार्टी डोमिनेंस है, कोई दूसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। वहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम आ रहा है, वहां पर आप इलेक्शंस करवाते हो, सरकार की चॉइस आपके पास में रहती है। तो कहने का मतलब दोनों फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो इकोनॉमीज थी उनके बीच में कंपटीशन आ गया अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के। अब इस आइडियोलॉजी का यूएसएसआर ने कैसे बेनिफिट किया? यूएसएसआर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उनको लिबरेट करवाया। किससे? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, और उनको अपनी तरफ ज्वाइन करवा लिया। कहने का मतलब हम इसको सीधा मैप से समझने की कोशिश करेंगे। 1 सेकेंड, ठीक है, आप यहां पर देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेता है। यस, अब आप देखो ये है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, है ना, और इधर वाले ये कंट्रीज आ गए आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ओके, अब होता क्या है कि इन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी डोमिनेंस बना रखी थी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है,
अब यूएसएसआर जैसी इकोनॉमी अभी न्यूली इमर्ज हुई है, ठीक है, तो उसने क्या किया कि इनको हम फ्री कराएंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये वेस्ट इकोनॉमीज जो हैं वो मोरलेस बर्बाद हो गई थी। तो इस वजह से अब यूएसएसआर ने इन जगहों पर अपनी डोमिनेंस बनाई, और यहां पर जो एक सिस्टम चल रहा था फासिस्ट, फासिस्ट का मतलब राइट रेडिकल्स, जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने दुश्मनों को बिल्कुल नेस्त नाबूद करने वाले, जैसे हिटलर जैसे कॉन्सेप्ट पे चलने वाले, मुसोलिनी वाले कॉन्सेप्ट पे चलने वाले लोगों का रूल था। अब यहां पर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, और यूएसएसआर ने फिर इनके साथ में अपनी ट्रीटी साइन करके अपने अपने ग्रुप में ले लिया। जैसे कि आपको पता है 1955 में वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है, जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा था, वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ 1955 में। उसमें यूएसएसआर के साथ में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ये कई ऐसे कंट्रीज थे, इनको यूएसएसआर ने अपने ग्रुप में मिला लिया। तो इस तरीके से दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, जिसमें एक तरफ तो ये वेस्टर्न कंट्रीज थे जिनको लीड कर रहा था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर लीड जो ग्रुप था वो, इधर ग्रुप हो गया था नेटो वाला, इधर बन गया था वॉर्सो पैक्ट वाला, ये हमने देख लिया था, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो सोवियत इकोनॉमी कहीं ना कहीं वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट या सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे इमर्ज हो के आई, जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि क्या इसका मैकेनिज्म रहा था। इसके अलावा यूएसएसआर में सबसे एक जो चीज थी चैलेंजिंग, वो ये थी कि सारा काम कौन कर रहा था, सरकार। इस वजह से जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट थी या सिटीजन्स की जो एस्पिरेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही थी। कैसे? एक सिंपल सी बात है, अगर हम रशिया को देखें तो रशिया की लोकेशन अगर देखी जाए तो इसका मैक्सिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है रशिया का वो यूरोप की साइड में है, और यूरोपियन कंट्रीज को जब आप देखोगे यहां से तो आप क्या ध्यान दोगे कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो कर रहे थे प्रोग्रेस, क्योंकि सीधी बात है यहां पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मौका मिल रहा था, तो इन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली भी अपग्रेड किया, इकोनॉमिकली भी अपग्रेड किया। यहां पर सारा सिस्टम यूएसएसआर वाली तरफ क्या चल रहा था, ये चल रहा था सारा गवर्नमेंट का। अब आप बताओ कि प्राइवेट सेक्टर में फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी या गवर्नमेंट सेक्टर में? तो यहीं से एक सवाल उठना शुरू हो गया, और यूएसएसआर में जो लोग थे, सिटीजन्स थे, वो कहीं ना कहीं वहां के सिस्टम से नाराज होने लग गए कि भाई हम कितना बैकवर्ड हो गए और ये लोग कितना आगे निकल गए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं यूएसएसआर के लिए एक चैलेंज के तौर पे इमर्ज होके आई। फिर रही सही में यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया 1979 में अफगानिस्तान में। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है प्रॉब्लम्स और बढ़ने की सिचुएशन आ गई। कि हालत क्या थी? सबसे पहली चीज तो, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इन्होंने अपनी सारे काम को सरकारी मामले में सेट कर दिया, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने लग गई थी यूएसएसआर में, वो ये थी कि इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में जो इन्वेजन था वो यूएसएसआर की सबसे बड़ी गलती थी। ये देखो, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज वाला रीजन है, और यहां से, वन सेकेंड, ठीक है, तो यहां से ये सेंट्रल एशियन कंट्री से यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में इन्वेड करना सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि अफगानिस्तान को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। और यहां पर फिर एक तरफ तो यूएसएसआर की इकोनॉमी पहले क्राइसिस में थी, दूसरी तरफ यूएसए के साथ में कंपटीशन में उलझ गया था कि हाँ भाई हमें हमारे वेपन तैयार करने हैं, हमारा स्पेस मिशन तैयार करना है, सारा काम सरकारी। दूसरी तरफ लोगों की जरूरत है वो थी, वो पूरी नहीं हो रही है। और तीसरा आपने रही सही में अफगानिस्तान में अटैक कर दिया। अब आप खुद देखो कि घर में हालत हो रही है खराब और आपने लड़ाई ले ली, पंगा ले लिया किसी के साथ, तो अब आप अपने रिसोर्सेज वहां लगाओगे कि नहीं? इस तरीके से यूएसएसआर के उल्टे दिन शुरू हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में यूएसएसआर में एक तरीके का सिनेरियो बन गया कि वाकई में इंटरनली बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था यूएसएसआर। फिर देखो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे आपको एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मिलती है। वो अपॉइंटमेंट हुई 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव की। वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के, और इन्होंने जैसे ही जनरल सेक्रेटरी बने तो इन्होंने एक चीज देख रखी थी कि यूएसएसआर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, तो वहां पर जरूरत है कुछ रिफॉर्म्स की, कुछ चेंजेस की। और इन्होंने आते ही
दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, एक का नाम था प्रेस्ट्रोइका और एक था ग्लासनोस्ट। नाम याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे मिखाइल गोर्बाचेव ने। इन दोनों रिफॉर्म्स का मतलब था कि उन्होंने अपनी पॉलिटी को चेंज करने की कोशिश की कि भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी की डोमिनेंस है वो कंप्लीटली, मतलब एक तरीके से रिफॉर्म लाए जाएं, लोगों को जो ठीक लगे उस हिसाब से रूलिंग तैयार की जाए। वहीं दूसरी तरफ ग्लासनोस्ट, इन्होंने अपनी इकोनॉमी में भी रिफॉर्म लाने की कोशिश की कि कैसे भी करके अपने खुद के प्रोडक्ट्स को अप टू द मार्क बनाए। अब सीधी बात है, एक तरफ आप देखिए कि रशियन इकोनॉमी या फिर यूएसएस सोवियत इकोनॉमी जो थी उसमें सारा का सारा काम गवर्नमेंट बेस्ड था। अब आप बताओ, गवर्नमेंट की कंपनी का कोई प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होता है क्या? या फिर गवर्नमेंट की कंपनियां जो भी प्रोड्यूस करती है वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता है तो क्या एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा? नहीं। तो इस वजह से इकोनॉमी धराशायी हो रखी थी। इंपोर्ट तो बहुत कुछ करते थे बट एक्सपोर्ट करने के लिए इनके पास कुछ था नहीं। कोशिश ये थी कि सारा का सारा सेल्फ सफिशिएंसी पे आ जाए, कहने का मतलब अपने अपनी जरूरतें खुद से पूरी कर ले, पर वो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो ऐसे में ग्लासनोस्ट जैसी रिफॉर्म्स आपने इंट्रोड्यूस किए। अब शुरुआत में तो देखो ये वेलकम हुआ, पर टाइम बीतने के साथ साथ में इन रिफॉर्म्स को क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। क्रिटिसिज्म हुआ दो तरीके से। एक तो ये कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की जो पोजीशन थी वो कमजोर हो रही थी पेरेस्ट्रोइका की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो लोग इन रिफॉर्म्स को वेलकम कर रहे थे कि वाकई में बहुत बढ़िया चेंज आए हैं, वो इस बात को लेकर के खुश नहीं थे, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स लाए गए थे इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा स्लो था। बोला इनका इंप्लीमेंटेशन एक्यूरेट नहीं हो पा रहा। तो दोनों तरफ से ही कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो फंस गए। अब ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अगर देखें तो क्या उन रिफॉर्म्स को लेकर के वो खुश है? नहीं, क्योंकि उनकी पावर कमजोर हो रही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो रेडिकल्स थे, हार्ड लाइनर्स थे, कि भाई कैसे भी करके कम्युनिस्ट पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग बनी रहे, उन्होंने 1991 में एक कू करने की कोशिश की। कू का मतलब होता है तख्ता पलट। तख्ता पलट किसका? कि मिखाइल गोर्बाचेव को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए। पर यह तख्ता पलट फेल हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो चाह रही थी ना, वो जनता नहीं चाह रही थी। जनता चाह रही थी कि कम्युनिस्ट पार्टी अपना दबदबा, अपनी दादागिरी चला रही है, इसको खत्म करो। तो इसके चलते कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट रिजीम का सपोर्ट कोई भी नहीं देना चाहता था। कोई भी ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट सिस्टम नहीं चाह रहा था यूएसएसआर के अलग अलग कोने में। हाँ, कुछ लोग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे, वो चाहते थे। बाकी ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि भाई बात ऐसी है कि साथ चलने के चक्कर में बहुत बर्बाद हो गए, अब एक तो देश के करो टुकड़े, अलग अलग हो जाओ सारे के सारे और अपने खुद की डेवलपमेंट की स्टोरी खुद लिखो। इस तरीके का एक सिस्टम वो है स्टार्ट हो जाता है। फिर आप देखोगे रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, तीन मेजर रिपब्लिक्स ने मिलकर के 1991, ठीक है, दिसंबर 1991 में डिक्लेयर कर दिया कि जी सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये डेट आप याद रख लोगे कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट, विघटन कब हुआ सोवियत यूनियन का? तो दिसंबर 1991, जब रशिया, यूक्रेन और बेलारूस जैसे बड़े तीन कंट्रीज ने ये अनाउंस कर दिया कि जी हमारी तरफ से तो खत्म हो गया मामला। फिर इन्होंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की जिसमें वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ चल रहे थे, उससे स्विच करके अब इनको पहुंचना था कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ। इस मैकेनिज्म पे जाने लगे। फिर जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन के बाद में रशिया ने यह सोचा कि यार एकदम से अलग हुए हैं तो ये चीज ठीक नहीं होगी, पर फिर भी हमारे बीच में थोड़ी बहुत एंगेजमेंट्स तो होनी चाहिए, हम लोगों को मिलकर के एक ग्रुप के तौर पे काम करना चाहिए। तो रशिया ने एक प्रपोजल रखा और बाकी और भी कंट्रीज थे और उन्होंने मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसको बोला गया CIS। CIS का मतलब क्या हो गया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। पर आप देखोगे कि ये जो CIS का लीड की बात करें, ये जो रशिया, यूक्रेन, बेलारूस की बात करें जिन्होंने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट किया, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो यूरोप से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, यूरोपियन रीजन में लोकेटेड है। अब सवाल ये था कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज थे, कजाकिस्तान, ये सोचते थे कि यार ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि इनको बेनिफिट था। आप इसमें एक थोड़ी पेचीदगी समझे, इक्वेशन समझे कि क्यों ये डिसइंटीग्रेशन नहीं चाहते थे। देखो इसमें सिंपल सा है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है, जो स्थान्स है, इनको मैं शॉर्ट में बोलूंगा स्थान्स,
ये बिल्कुल भी डिसइंटीग्रेशन नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोपियंस की अगर बात करूं तो मोटी मोटी एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जो कि बाल्टिक कंट्रीज हो गए, इसके अलावा रशिया की बात कर लो, यूक्रेन, बेलारूस की बात कर लो, ये कंट्रीज ये सोचते थे कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, बोले ये फ्री के पिट्ठू हैं, बोले किसी काम के नहीं है, और हम लोग तो पैसा अर्न कर रहे हैं और उसी पैसे को फिर बाद में यूएसएसआर में होने के वजह से सेंट्रल एशियन कंट्रीज को हम देते हैं, तो बोले ये हमारे ऊपर बर्डन है, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये हमारे साथ रहे। तो यूरोपियंस तो चाहते थे कि भैया डिसइंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है, ये तो कहते थे यस। और उधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पता था कि कहीं ना कहीं हमारे लिए क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाएगी, तो ये हमेशा डिसइंटीग्रेशन को कहते थे नो। तो इस तरीके का इक्वेशन जो था वो बना हुआ था। अब क्या होता है कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है, सीआईएस, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थे वो बड़े शॉक थे कि बोला फिर यूएसएसआर को क्यों तोड़ा जब तुम्हें इस तरीके से वापस से यूनाइट होना है। तो ऐसे में फिर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी साथ में लिया गया और सीआईएस के मेंबर के तौर पे इनको भी रखा गया। अब सीआईएस का मतलब क्या हो गया कि देखो यूएसएसआर खत्म हो गया, पर हमारे बीच में जो पुराने रिश्ते हैं, जो लेन देन हमारी चल रही थी, हम जिस तरीके से एक देश के तौर पे चल रहे थे, उन चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, नो डाउट, सेपरेटली, बट यस जब जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे का सहायता भी करेंगे। तो इसलिए सीआईएस जैसा मैकेनिज्म जो लाया गया। और फिर बाद में यूएसएसआर के कॉलेप्स होने के बाद में जहां जहां पर भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में यूएसएसआर था, वहां पर उसकी लेगेसी को कंटिन्यू किया रशिया ने। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, यूनाइटेड नेशन में जहां जहां पर भी यूएसएसआर था, फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसएसआर की पोजीशन किसने ले ली? फिर रशिया ने। इसके अलावा जितने भी न्यूक्लियर वेपन यूएसएसआर ने खुद ने डेवलप किए थे, वो न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर पावर का जो टैग था वो भी फिर रशिया को ही दिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि रशिया जो था वो सक्सेसर के तौर पे इमर्ज हो गया या सोवियत यूनियन के लिए, ठीक है। तो ये था मिखाइल गॉर्बाचेव के टाइम पे जो भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए उनके बारे में बात। अब हम समझते हैं कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। देखो बहुत सी चीजें तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, बस उन्हीं चीजों को हम रिकॉल करेंगे कि क्या क्या कारण था कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। सबसे पहला काम तो कारण था इंटरनल वीकनेस। आपको पता है आंतरिक तौर पर जब कोई देश कमजोर होता है ना, तो टुकड़े होते ही है। फॉर एग्जाम्पल आंतरिक तौर पर कमजोरी का सबसे बड़ा कारण क्या था? एक तो वहां पर इकोनॉमी बहुत ज्यादा धराशायी हो रखी थी। यूएसए को काउंटर करने के चक्कर में यूएसएसआर ने वो सारे काम किए, जैसे कि वेपन डेवलप करना, स्पेस मिशन लॉन्च करना, जो चीज बहुत महंगी थी। अब यूएसए में तो सारा काम कंपटीशन के बेसिस पे था, प्राइवेट सेक्टर का काम था, तो वहां तो मनी मेकिंग काम चल रहा था। वहीं यूएसएसआर में सरकार काम कर रही थी। अब सरकारी काम तुम्हें पता है किस तरीके से होता है, टैक्स लेते हैं लोगों से, फिर उससे काम किया जाता है। तो अब आप बताओ, जब लोगों से लिए हुए टैक्स के पैसे को केवल और केवल डिफेंस में आप डेडिकेट कर दोगे, केवल का मतलब होगा ज्यादातर, तो इस केस में आप बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर पाओगे क्या? नहीं। इस वजह से इंटरनल वीकनेस। दूसरा पॉलिटिकल वीकनेस भी थी कि रशिया की डोमिनेंस को बाकी और कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग करके चल रही थी, तो वहां के लोग चाह रहे थे कि भाई कैसे भी करके हमें फ्री किया जाए, तो इंटरनल वीकनेस। दूसरी, फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही थी। एक तरफ आप देखो कि इधर यूएसएसआर है ना, और इधर आप देखोगे तो इधर आपके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब आप देखो यूएसएसआर के कंट्रीज इधर भी यार सीधी बात है, लोग नजर तो डालेंगे ना कि पड़ोस में क्या चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहां के लोगों की जिंदगी बहुत शानदार है। देखा जाए तो यूएसएसआर में अभी भी 1950s के टाइम पे जो कार के मॉडल चल रहे थे वो ही चल रहे हैं, जबकि वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहां पर लेटेस्ट कार के मॉडल्स आ गए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो आप देखोगे कि इनको समझ में तो आएगा ना कि हम कहां पीछे रह गए। तो ऐसे में लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो रही थी। तो एक तो पॉइंट इंटरनल वीकनेस और फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। दूसरा पॉइंट ये है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो गई थी, फंस गई थी इकोनॉमी। कैसे? जो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रशिया के द्वारा की, यूएसएसआर के द्वारा की जा रही थी, सारा गवर्नमेंट बेस्ड थी। गवर्नमेंट बेस्ड मैकेनिज्म के आधार पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पाते हो, और क्वालिटी जब इंप्रूव नहीं होती है तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं करोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ कमा नहीं पाओगे।
फिर वो अपनी जरूरतें खुद ही पूरी करते रहोगे। तो वो जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर गई और वहां की इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ जितना कुछ भी उनके पास में रिसोर्स था, उस रिसोर्स को उन्होंने यूएसए के साथ में जो आर्म रेस थी, ठीक है, आर्म रेस विद यूएसए, उसमें ज्यादा डिप्लॉय कर दिया। कहने का मतलब हमारे पास में कितने हथियार, तुम्हारे पास में कितने हथियार, उस कंपटीशन में बोले ज्यादा बर्बाद हो गई इकोनॉमी। तो इस तरीके से ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, सरकारी काम था तो भैया करप्शन की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से लोग बहुत परेशान थे और कहीं ना कहीं सरकार जो थी वो ओपननेस नहीं लाने देना चाह रही थी। अब सीधी बात है, आप खुद देखा करो कि गवर्नमेंट के जितने भी सिस्टम्स हैं, आप हमारे देश में भी उठा के देख लो, गवर्नमेंट के जितने भी सिस्टम्स हैं, अगर वहां पर सरकारी तंत्र की बात करें तो उन्होंने अपनी पकड़ बड़ी स्ट्रांगली बना रखी है। तो वो चाहते नहीं कि कहीं पर भी उनकी पकड़ कमजोर हो। तो ऐसी परिस्थिति यूएसएसआर में भी थी, तो ओपननेस नहीं चाहते थे ना, इस वजह से कोई भी इनोवेशन या कोई भी न्यू स्टार्टअप्स का जो मैकेनिज्म है वो नहीं कर पाए, या फिर जो मेहनत करने वाले लोग थे, अब सीधी बात है एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, एफर्टफुल लोग जो होते हैं, वो तो देखो मेहनत करके पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करना चाहते हैं, बट वहीं पर अगर उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, सारा काम सरकार से, लाइसेंस लो, आपको अप्रूवल लेने पड़ेंगे, आपको रेगुलेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तब आप कहीं ना कहीं वहीं रुक जाओगे। नतीजा क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी या मैकेनिज्म था वो फंसा का फंसा रह गया। सारा का सारा पावर जो था वो सेंट्रलाइज था। पावर किसके हाथ में था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। मतलब आप देखोगे, इस रशिया को तो थोड़ा आप माइन्यूट रखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है, यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही सारा देख रही थी। अब आप खुद देखो, आपके देश में जब आप इलेक्शंस कराते हो तो एक पार्टी अगर ढंग से काम नहीं करती हुई दिखाई देती है तो आप दूसरी की तरफ चले जाते हो, पर यहां तो चॉइस ही नहीं थी लोगों के पास में, तो ये एक प्रॉब्लम भी थी। इसके अलावा अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज नॉट हैप्पी विद द रिफॉर्म्स ऑफ द गॉर्बचेव, जो मैंने आपको बता दिए कि गॉर्बचेव ने 1985 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। क्यों किए? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम चल रही थी 1 2 3 वाली, इनको करेक्ट करने के लिए गॉर्बचेव ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। पर सवाल क्या था, रिफॉर्म जब इंट्रोड्यूस किए तो उन रिफॉर्म्स को लेकर के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था कम्युनिस्ट पार्टी वाला वो खुश नहीं था, और वहीं पर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हो गए पर इंट्रोडक्शन के बाद में उनका इंप्लीमेंटेशन बड़ा स्लो था, इस वजह से वैसे लोग परेशान थे। तो कहने का मतलब गॉर्बचेव पिस गए बेचारे, ठीक है, चेंज भी करने की कोशिश की पर टाइमली इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो एक नाराजगी थी दोनों फैक्शंस की तरफ से, जो चेंज चाहते थे वो भी नाराज थे, जो चेंज नहीं चाहते थे वो भी नाराज थे। ये प्रॉब्लम होगी गॉर्बचेव के साथ में। फिर इसके बाद में रही सही में वहां पर नेशनलिज्म की जो भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है, वो लोगों में आने लग गई। जैसे कि बाल्टिक कंट्रीज की हम बात करें, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, यूक्रेन, बेलारूस, इन कंट्रीज के जो लोग थे उन्होंने क्या देखा कि जिस तरीके से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अपनी खुद की कल्चर, अपनी खुद की लैंड, अपनी खुद की इकोनॉमी को लेकर के इतने ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ काम कर रहे हैं, तो बोला हम भी अगर वैसे काम करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो खुद के लिए एक जो भाव आने लग गया, खुद की आइडेंटिटी को लेकर के, वो चीज कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल का कारण बन गई कि अब हमें यूएसएसआर में नहीं रहना, हमें यूएसएसआर से सेपरेट होना है, हमें एक सोवरन कंट्री रहना है जहां पर हमें कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कोई ऑर्डर मिले वो नहीं चाहिए, हम हमारे डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। तो ये जो नेशनलिज्म की भावना है ये आ गई, और ये भावना किस किस में आई? सबसे पहले तो बाल्टिक कंट्रीज में प्लस रशिया में। रशिया नो डाउट इनको डिक्टेट करता था, सबसे पावरफुल अगर कहीं पे कोई रोल प्ले कर रहा था यूएसएसआर में तो वो अकेला रशिया था। पर सही मायने में देखा जाए तो रशिया को भी ये लगता था कि यार हम ज्यादा मेहनत करते हैं और बाकी सब लोग पड़े पड़े खाते हैं। तो इस वजह से इनके बीच में भी एक दिमाग में आने लग गई कि यार एक काम करते हैं, हम खुद अपना खुद का कर लें, वही ठीक रहेगा। तो ये कुछ कारण थे जिनके चलते यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना लगभग लगभग तय हो चुका था। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब डिसइंटीग्रेशन का जो एक टाइमलाइन का हम पूरा मैकेनिज्म भी देखेंगे, क्या इसका पूरा रहता है। पहले हम एक काम करते हैं, टाइमलाइन देख लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा अपने लिए, फिर हम इसके कॉन्सिक्वेंस और ये सारे देख लेते हैं। अब डिसइंटीग्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो समझिए कि अब कब क्या शुरू हुआ। 1985, ये टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1985 मिखाइल गॉर्बाचेव जो थे वो
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट हुए। फिर उन्होंने बोरिस येल्त्सिन, एक और प्रो रिफॉर्मर लीडर, प्रो का मतलब सपोर्टर, ठीक है ना, प्रो रिफॉर्मर लीडर, उनको सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब सोवियत यूनियन ही नहीं रहा तो उस पार्टी का भी क्या लेना देना, फिर पार्टी भी फिर कहां की हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मॉस्को में थी उसका लीडर बना दिया। मतलब अब रशिया की तरफ से कम्युनिस्ट फर्स्ट लीडर कौन थे आफ्टर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, तो बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, तो ये एक चीज अपने आप में हुई। फिर 1988 की अगर बात करें तो लिथुआनिया में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है कि हाँ जी हम अलग होंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी का जो मैकेनिज्म था वो बाल्टिक कंट्रीज में पहले आया। तो लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया, इन तीनों कंट्रीज में ये शुरुआत होती है। फिर 1989 अक्टूबर में सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया कि जो 1955 में 1955 में जो वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था यूएसएसआर की लीडरशिप में नेटो को काउंटर करने के लिए, बोला उसका हम डिसइंटीग्रेशन डिक्लेयर करते हैं, वो एकदम खत्म मान के चलो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अब यूएसएसआर के साथ में जो वॉर्सो पैक्ट में जो भी कंट्री मेंबर्स थे वो चाहे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो चाहे जिस तरीके से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तब आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पर वॉर्सो पैक्ट में एक कंट्री मेंबर था, दैट वाज ईस्ट जर्मनी। ठीक है, और ईस्ट जर्मनी ने फिर डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो जो है वो वेस्ट जर्मनी के साथ जाएंगे, और ऐसे करके जर्मनी का यूनिफिकेशन एक बार फिर से हो जाता है। ठीक है, और बर्लिन वॉल जो है उसको गिरा दिया जाता है 1989 में। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि बर्लिन वॉल कब गिरी, तो 1989 में। फिर 1990 फरवरी की बात करें तो गॉर्बचेव ने ये जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी थी लगभग इसको छोड़ दिया, और यहां पर जो यूएसएसआर की ड्यूमा थी, ड्यूमा मतलब सोवियत पार्लियामेंट जो थी, वहां जैसे हम हमारी पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, वैसे रशिया में वहां की पार्लियामेंट को ड्यूमा बोलते हैं। वहां पर अब सिंगल पार्टी डोमिनेंस की बजाय अनाउंस कर दिया कि अब हम मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को अलाउ करेंगे। इसका मतलब अब यहां पर शुरुआत हो गई किसकी, डेमोक्रेसी की। ठीक है, शुरुआत हो गई डेमोक्रेसी की। ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर मार्च 1990 में देखा जाए तो लिथुआनिया, टोटल जो 15 कंट्रीज निकले थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में, उनमें सबसे पहला कंट्री के तौर पे इमर्ज होकर के आता है, पहला इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे निकल के बाहर आता है लिथुआनिया। याद रखना 1990 मार्च की बात है। फिर उसी साल जून में रशियन पार्लियामेंट ने भी खुद की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, मतलब रशिया भी फिर बाद में सेपरेट हो गया। जून 1991 की बात करें तो येल्त्सिन अब वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रहे, अब वो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया डिक्लेयर हो गए। कहने का मतलब यहां पर मिखाइल गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे उनको पूरा सपोर्ट था बोरिस येल्त्सिन का, और ये रशियन लीडर थे। ओके, और इन्हीं को फिर बाद में जून 1991 में रशिया के प्रेसिडेंट के तौर पे भी अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर अगस्त 1991 की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे, हार्डलाइनर कौन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के रूल को बिल्कुल बने रहना चाहते थे, छोड़ना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने कू करने की कोशिश की, पर वो कू क्या हुआ था, फेल, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर सितंबर 1991 की बात करें तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों कंट्रीज ने अपने आप को रिपब्लिक के तौर पे डिक्लेयर कर ही लिया था और यूएन के मेंबर बन गए। तो सबसे पहले आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे, जल्दबाजी किसको थी, जल्दबाजी थी इन बाल्टिक कंट्रीज को, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया को, कि भाई हमें कैसे भी करके निकालो। फिर आप देखोगे कि सबसे पहले यूएसएसआर से अलग होकर के ये जो 15 कंट्रीज निकले, इनमें सबसे पहले नेटो ज्वाइन करने वाले जो कंट्री, जो कि यूएसएसआर का दुश्मन था कोल्ड वॉर पीरियड में, उसको ज्वाइन करने वाले ये तीन ही कंट्रीज थे। 2004 में इन्होंने नेटो को भी ज्वाइन कर लिया। 1991 की बात करें तो रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, इन्होंने मिलकर के 1922 की जो ट्रीटी थी जिसके आधार पर यूएसएसआर की नींव रखी गई थी, 1922, 1917 कम्युनिस्ट रशिया व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बाकी कंट्रीज को इंटीग्रेट किया गया था रशिया में, और बनते बनते फिर यूएसएसआर बन गया था। वो 1922 की ट्रीटी थी, अल्टीमेटली उसको खत्म कर दिया गया, और अब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट करके, CIS करके एक नया इंस्टीट्यूशन, नई जो टीम थी वो स्टार्ट कर दी गई,
जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और ये सारे भी बाद में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, 1991 दिसंबर की बात करें, गॉर्बाचेव ने प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन के तौर पे रिजाइन कर दिया और ये कंप्लीट कॉलेप्स कंसिडर किया गया कि भाई इस तरीके से 1991 में यूएसएसआर कॉलेप्स कर गया। तो ये एक टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को आप ध्यान से याद रखोगे, सीक्वेंस में कौन कौन से इवेंट हुए थे वो हमने जाने। तो ये तो हो गया हमारा अभी तक का यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से संबंधित पार्ट। अब हम बात करते हैं कि डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, क्या क्या परिणाम निकले। सबसे पहला परिणाम याद रखोगे, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन, नो डिस्प्यूट ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी रिमेन्ड। इसका मतलब कोल्ड वॉर की दो पावर्स थी, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर। यूएसएसआर खत्म हो गया तो बच गया क्या, यूएसए, तो कोल्ड वॉर खत्म। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे यूएसएसआर चल रहा था, वो खत्म हो गया। तो अब ये खुद जो 15 कंट्रीज थे ये जर्नी किस पे चले गए, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के। तो इस वजह से कोई डिस्प्यूट अब इनके बीच में नहीं रहा। दूसरा, दुनिया में इकलौती सुपर पावर बच गई यूएसएसआर के खत्म होने के बाद में, यूएसए। और कैपिटलिज्म जो था वो एक डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसका मतलब अब यूएसएसआर से निकले हुए जो बाकी कंट्रीज थे उन्होंने भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया। फिर उसके बाद में नए कंट्रीज जो थे वो मार्केट में इमर्ज होके आए, जो नए 15 कंट्रीज निकल के आए थे वो। तो इस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी देख लिए। फिर हम देखें पावर रिलेशन की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चेंज हो गई, क्योंकि जो यूएसएसआर यूएसए से दुश्मनी रखता था, अब उसी यूएसएसआर से निकल करके जो 15 कंट्रीज निकल रहे हैं वो अब यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ में अपने रिश्ते सुधार रहे हैं, क्योंकि अब इनको अपनी इकोनॉमी को प्रोग्रेस करवानी थी। तो ये कैपिटलिज्म और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पे चल चुके थे, तो कहीं ना कहीं ये पावर रिलेशन चेंज हुए। फिर आ जाओ आप कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़े, जैसे कि हम आगे टॉपिक करेंगे डिस्कस। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मिलकर के अपनी तरफ से एक सिचुएशन क्रिएट की कि भाई आप जो है अगर पैसों की जरूरत पड़े तो हमारे हिस्से पैसा ले सकते हो। किसको बोला, इन 15 कंट्रीज को, पर हम जो कहें वो आप इंप्लीमेंट करोगे। वो क्या था, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर आ जाएगी बात इंटरनेशनल सिस्टम में न्यू प्लेयर्स इमर्ज होकर के आते हैं। बिल्कुल ये 15 कंट्रीज तो थे ही, बट अब चाइना जो है वो भी राइज हो चुका था। यूरोपियन यूनियन के तौर पे एक नई इमरजेंस आती है, आशियान करके एक ग्रुप नया इमर्ज होता है, इंडिया की इकोनॉमी प्रोग्रेस करने लग गई थी। इनके बारे में हम ऑलरेडी एक नेक्स्ट चैप्टर आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या परिणाम थे वो हुए डिसइंटीग्रेशन के बाद में, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद में। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। फिर आ जाओ कि कॉन्सिक्वेंसेस में एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस था, दैट वाज शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या था कि कम्युनिस्ट सिस्टम था वो खत्म हो गया, सोशलिज्म जो था वो खत्म हो गया। तो उसके बाद में अब आपने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, अब वो चेंजेस क्या थे, सबसे पहला चेंज था कि आप अथॉरिटेरियन सिस्टम को छोड़ करके और चले गए किस तरफ, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट पैटर्न को छोड़ करके डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम पे चले गए। तो यही चीज कहीं ना कहीं क्या कही गई, शॉक, कि एकदम से झटका लगा कि यूएसएसआर पहले जो वकालत करता था कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत गलत है, उसी को अब यूएसएसआर की लेगेसी कंटिन्यू करने वाले जो कंट्रीज हैं वो अब ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो रिफॉर्म्स थे ये किसकी वजह से आए, ये आए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की वजह से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। और इनका रोल यहां पे क्यों आया, देखो यूएसएसआर की इकोनॉमी हमें पता है बहुत कमजोर हो गई थी, और 15 जो रिपब्लिक्स निकल के आए थे उन 15 रिपब्लिक्स की रिक्वायरमेंट थी मनी की, और मनी के लिए उस टाइम पर कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कोई खड़े थे तो वो थे ब्रेटन वुड्स ट्विंस, जिनमें एक तो वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। तो ये पहुंच गए किसके पास में, ये 15 कंट्रीज, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इनको लोन देने के लिए कह दिया, पर साथ में अपनी कंडीशंस भी इंपोज कर दी। क्या कहा कि भाई आप अपने देश में कैपिटलिज्म लेकर के आओ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करो, तो हम आपको पैसा देंगे, तब हम आपकी सहायता करेंगे। तो इस तरीके से ये शॉक थेरेपी कहलाई। ठीक है, आगे चलिए। इस प्रोसेस में कम्युनिज्म था वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस बिल्कुल ला दिए, जैसे कि आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। ओपन करने का मतलब
अब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, अब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को खरीद भी रहे हो, अब आप अपने प्रोडक्ट को बेचना भी चाह रहे हो। ये सारा सिनेरियो जो था वो एकदम से आया। अब एक बार आप इमेजिन करो कि आप अभी तक पिछले 70 सालों से, 70 नहीं तो 50 सालों से आप क्लोज्ड इकोनॉमी हो, आपने अपनी जरूरतें पूरी अपनी खुद के हिसाब से पूरी की हैं, और अब एकदम से आप इंटरनेशनल मार्केट को ओपन कर रहे हो, तो बाहर के जो टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं वो आपके यहाँ के बिकेंगे कि नहीं? अगर वो आकर के आपके यहाँ बिक रहे हैं तो एक तरफ तो प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट है और एक तरफ आपके पास में घिसा पिटा सरकारी कंपनी का प्रोडक्ट है। अब बताओ आपके मार्केट में जब ये दो प्रोडक्ट बिकेंगे तो लोग किसको खरीदने वाले हैं? प्राइवेट सेक्टर वाले को खरीदेंगे कि नहीं? इसके चलते कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में क्राइसिस वाली सिचुएशन भी वहां पे क्रिएट हो गई। कहां पे? ये जो 15 कंट्रीज आए थे इनमें। ठीक है, तो सोवियत सिस्टम जो था वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया। ठीक है, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन था वो भी चेंज हुआ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले यूएसएसआर एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था, अब यूएसएसआर के टूटने के बाद में जो 15 कंट्रीज थे जो कि पैसे के तौर पे अपने आप को प्रोग्रेस दिलाना चाह रहे थे, इन्होंने अपने आप को किया ओपन। और ओपन करोगे तो वही सीधी बात है, एक्सपोजर होगा दुनियादारी के साथ में, और दुनिया फिर बाद में हो सकता है कि आपको कैसे ट्रीट करे, शुरू में आपको बहुत मुश्किलें आती है। फिर आगे देखोगे एग्जिस्टिंग जो अलायंस थी वो भी खत्म हो गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया वॉर्सो पैक्ट था, उस पैक्ट में कहीं ना कहीं एक ये भी मैकेनिज्म था कि हाँ जी, जो भी यूएसएसआर के दोस्त देश हैं वो एक दूसरे के साथ में ट्रेड भी करेंगे वो सारा, पर वो ब्लॉक सब खत्म हो जाता है। तो इसको बोला गया शॉक थेरेपी, कि किस तरीके से चेंजेस आए, और ये चेंजेस बड़े ड्रास्टिक थे, अचानक से लाए गए थे। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है ना, इनकी वजह से ये रिफॉर्म्स आए, पर ये रिफॉर्म्स यहां पर आए कैसे? क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में ना असली पकड़ है किसकी? यूएसए की और वेस्टर्न इकोनॉमीज की। तो उनके हिसाब से ही यहां पर काम होता है। अब यूएसएसआर जब टूट गया तो सीधी बात है वो अपने ही रंग में रंगने की कोशिश करेंगे इन 15 कंट्रीज को, और वही नतीजा था जिसको हमने बोला शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, क्या परिणाम हुए, अगर उनकी हम बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि पूरी इकोनॉमीज जो थी वो बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो गई, और जो यहां के लोग थे वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गए। कैसा है इसका सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, कि आप खुद देखते हो कि जब कभी भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जब कभी भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें अगर सरकारी मामला पहले ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो उसके बाद में एकदम से प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है, तो सरकारी काम है वो तो बिगड़ेगा ही ना। अब आपको पता है कि यूएसएसआर में जो कुछ भी काम हो रहा था वो कौन कर रहा था? गवर्नमेंट। अब आप देखो कि जब नया सिस्टम आ गया और गवर्नमेंट के सिस्टम की बजाय अब आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने वाले हो, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? जो एग्जिस्टिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स, जो भी फैक्ट्रीज है गवर्नमेंट ने चलाई थी उनको खरीदने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इनकी होगी ऑक्शन, नीलामी होगी। अब वो नीलामी में प्राइवेट सेक्टर खरीदने के लिए लाइन में लगेगा। अब जैसे ही लाइन में लगा, अब आप देखोगे प्रॉब्लम क्या हो गई कि प्राइवेट सेक्टर तो पैसे तुड़वाने की कोशिश करेगा। अब सरकारी माल है, टेबल कुर्सियां जो कुछ भी थी वो सबका नीलामी होना था। अब नीलामी होने लगी तो प्राइवेट सेक्टर ने रेट लगाई कम। अब रेट अगर कम लगाएंगे तो सीधी बात है यहां पर गवर्नमेंट की मशीनरी जो पहले करोड़ों की थी वो अब कौड़ी की हुई कि नहीं, रेट इनकी डाउन होगी कि नहीं? भाई सरकारी माल की कौन वैल्यू ज्यादा देता है? और ऑक्शन में जब चले गए तो ऑक्शन में तो वैसे, नीलामी में तो वैसे ही कम दाम लगते हैं। तो इसके नतीजे क्या हुए कि कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर से निकले हुए नए कंट्रीज थे वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आने लग गए, क्योंकि पहली चीज तो सरकारी काम था वो रुक गया, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से अगर इन्वेस्टमेंट आ भी रहा था तो उसमें उतनी वर्थ नहीं थी। इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नमेंट का अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है तो आपका एक्सपोर्ट क्या होगा? आप एक बार इमेजिन करो, एक्सपोर्ट आपका होगा नील या बहुत कम। एक्सपोर्ट आपका डाउन है, इंपोर्ट आपका कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि अभी आप नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हो, नई नई कंपनियां आ रही हैं। इसका मतलब एक्सपोर्ट कम मतलब आमदनी कम, और इंपोर्ट आपका ज्यादा मतलब खर्चा ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके देश में जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो होंगे महंगे, और नतीजतन आपके यहां पर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। सीधी बात, आप इंडियन इकोनॉमी से आप समझ सकते हो कि कैसे आप चीजों को जब बेचते हो, ठीक है,
तो आप पैसा कमाते हो और खरीदते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, और पैसे का पेमेंट भी किस टर्म में होता है? इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। क्यों? क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में एक स्ट्रांग जो करेंसी के तौर पे कोई भी करेंसी चल रही है किसी कंट्री की, तो वो यूएस डॉलर है। अब आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम होगी कि नहीं? आपका एक्सपोर्ट नहीं है तो कमा कुछ नहीं रहे हो, कमा कुछ नहीं रहे हो तो रशिया का जो रूबल है ना वो भी कमजोर हो गया। अगर आपकी करेंसी कमजोर होती है ना तो आप ये मान के चलो कि आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे देशों को क्या बेचोगे? फिर कुछ बेच रहे हो नहीं, खरीदारी आपकी पूरी चल रही है, तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और यही कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं उस टाइम पर देखने को मिले। रशियन करेंसी रूबल है वो डिक्लाइन कर गई बहुत ज्यादा, लोग जो हैं उनको बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती थी वो सब्सिडी बंद हो गई, क्योंकि सरकार ही नहीं रही, सरकारी मामला ही नहीं रहा, सारा काम प्राइवेट सेक्टर का आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर तो भैया अपने प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करता, ना कि वेलफेयर के लिए, तो लोग जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीबी में फंस गए। इसके अलावा देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन जो था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, बोला था ना कि भाई कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो क्या ये इंट्रोड्यूस हुआ प्रॉपर? कैपिटलिज्म में तो शॉक लग ही रहे हैं, झटके लग रहे हैं सारा प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की वजह से, बट डेमोक्रेसी की बात करें तो वो प्रॉपरली इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई, तो ये और मामला गड़बड़ा गया। फिर उसके बाद में रशिया जैसी जो इकोनॉमीज थी, देखो उसने तो अपने आप को संभाल लिया। क्यों? क्योंकि रशिया के पास में सीधी बात है सरकारी तंत्र था पहले, है ना। गवर्नमेंट सिस्टम से आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाना चाह रहे हो तो एकदम से बड़े कुछ डेवलपमेंट्स नहीं आएंगे। रही सही में आपने डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया नहीं, पर रशिया के पास में सबसे बड़ी चीज क्या है? वर्ल्ड का ज्योग्राफिकली लार्जेस्ट कंट्री है, तो रशिया के पास में नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे खासे थे ना, तो उसको एक्सपोर्ट करके रशिया ने बहुत पैसा कमा लिया। तो रशिया ने तो देखो अपनी इकोनॉमी ठीक ठाक मेंटेन कर ली, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सेल करता रहता है। पर बाकी जो कंट्रीज थे वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी क्राइसिस से निकल रहे हैं। हाँ, ये जैसे आप कह सकते हो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज हैं, इन्होंने तो अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली। बाकी जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसे हुए हैं, जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर अभी भी अनसेटल्ड सिस्टम रहता है, वहां पर इकोनॉमी इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव है नहीं, और देखा जाए तो टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा डेवलप करी नहीं है। वहां पर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहते हैं धर्म के नाम पर और अलग अलग ग्रुप्स के नाम पर। तो ये सिनेरियो जो था, ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी के तौर पे देखा जा सकता है कि क्या नतीजे निकले शॉक थेरेपी के। ठीक है, अब आप देखो कि सरकारी तंत्र में, अब आप एक बार खुद इमेजिन करो कि आप मार्केट गए और टेबल कुर्सी खरीद के लेकर के आए, तो सरकारी बिल बनेगा तब तो आपने पेमेंट किया मान लो 5,000 रुपए का। अब जैसे ही उस मशीनरी का या फिर जो भी आपने सामान खरीदा था उसका यूज कर लो 1-2 महीने, फिर उसकी नीलामी करो, तब आपको पता पड़ेगा कि वो खाक का हो गया सामान। ये हालात हो गए थे रशियन यूएसएसआर की इकोनॉमी, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो भी इकोनॉमीज बची थी उनमें। अब देखो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब इसमें कुछ जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये 15 कंट्रीज आए, इनमें टेंशंस भी रहती है। अब सीधी बात है, भाइयों का बंटवारा होता तो दुश्मनी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर बात करें तो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स में एक तो सिविल वॉर देखा गया, मतलब इंटरनल वॉर सिचुएशन, और एक इंसर्जेंसीज देखने को मिली, जहां पर लोग जो हैं एक दूसरे के खिलाफ में चालसाजी करते हुए मिले, एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हुए मिले। जिसमें एक तो रशिया के अंदर 2 जगह, एक तो चेचन्या और एक है दागेस्तान, नाम याद रख लेना, चेचन्या एंड दागेस्तान, वहां पर सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलता है। सेसेशनिस्ट का मतलब होता है सेपरेट होने का, कि भाई जिस तरीके से 15 कंट्रीज बन गए तो बोला हमें भी हमारा एरिया अलग करके निकाल दो, हम अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं। पर वही बात है कि चेचन्या और दागेस्तान वाले एरिया को फिर बाद में कंट्रोल किया गया, वहां पर जो इंसर्जेंसीज थी, वो जो प्रॉब्लम थी उसको रोका गया। एग्जैक्टली वैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारे प्रॉब्लम होती है, एग्जैक्टली वैसे जैसे कश्मीर का इश्यू रहता है कभी कभी, ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया? फोर्सफुली। इसके अलावा देखा जाए तो तजिकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री, वहां पर सिविल वॉर रहा लगभग 10 सालों तक। ठीक है, वही धर्म को लेकर के, सेक्ट को लेकर के लड़ाइयां। इसी तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अगर बात करें तो यहां पर अब कंपटीशन होने लग गया। क्यों? सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिच हैं, पैसा बहुत है इनके पास में।
अब पैसा अगर बहुत सारा है तो होगा क्या, सबकी नजर रहेगी कि उन देशों के साथ में दोस्ती बनाई जाए। तो ऐसे में अब वहां पर कंपटीशन क्या आने लग गया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो, ठीक है, जो आउटसाइड पावर्स हैं वो, और प्लस प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करने लग गई कि कैसे भी करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हमारी पकड़ बने। तो इनके बीच में कंपटीशन होने लग गया, क्योंकि भाई नेचुरल रिसोर्स रिच अगर कोई कंट्री होगा तो वहां पर हर कोई अपनी पकड़ बनाना चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया जो कि वॉर्सो पैक्ट मेंबर था, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट मेंबर जो कि 1955 में हुआ, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। तो इस पैक्ट का पार्ट था चेकोस्लोवाकिया। यहां पर भी दो एथनिसिटीज है, एक तो चेक्स और एक स्लोवाक्स, इनके बीच में लड़ाई हो गई। नतीजा क्या हुआ, चेक्स के लिए चेक रिपब्लिक बन गया, स्लोवाक्स के लिए स्लोवाकिया, ऐसे करके चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दो नए कंट्रीज भी इमर्ज होकर के आते हैं। इसके अलावा यूगोस्लाविया जो कि नैम मेंबर था, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला कंट्री था, ये कंट्री भी कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हो गया और यहां से फिर क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जोगोविना, इस तरीके से अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बने, लगभग 6 नए कंट्रीज बन के निकलते हैं। ठीक है, यहां पर भी आज भी टेंशन चलती रहती है, ठीक है, किसको लेकर के, कोसोवो को लेकर के, कोसोवो आता रहता है न्यूज में कई बार, ठीक है, जो कि इसी यूगोस्लाविया से निकल करके बना हुआ कंट्री है। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ रहा है कि किस तरीके से सोवियत रिपब्लिक्स जो बने उनके भी शांति से जिंदगी नहीं चल रही है, बहुत टेंशन उनमें चलती रहती है। और इसी की लेगेसी है रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें अभी भी लड़ाई फंसी पड़ी हुई है, क्योंकि ये साथ के देश हैं। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वही यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाना चाहता है, ठीक है, यूक्रेन जो है वो नेटो ज्वाइन करना चाहता है, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, और उसके चक्कर में फिर रशिया जो है वो फटकारता रहता है यूक्रेन को कि भाई आप इस तरीके से नेटो को हमारी दहलीज तक क्यों लेकर के आ रहे हो, क्योंकि रशिया ने तो कंटिन्यू किया ना लेगेसी यूएसएसआर की, और यूएसएसआर को रोकने के लिए ही नेटो स्थापित हुआ था 1949 में। तो इस वजह से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जो है वो चल रही है। तो ये टेंशंस हो गए, ठीक है। इसके आगे फिर पॉइंट आता है इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इंडिया के क्या रिश्ते रहे, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इससे रिलेटेड सीधी बात है, इंडिया ने देखो यूएसएसआर के साथ में अच्छे रिश्ते मेंटेन किए, जैसे कि हमें पता है कि 1971 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंडिया ने 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जिसका टारगेट क्या था कि यूएसए को रोका जाए, क्योंकि हमें पाकिस्तान से प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान जो था वो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इसके चक्कर में हमने फिर बाद में क्या किया कि कहीं ना कहीं यूएसएसआर को साथ में लेना हमारे लिए जरूरी था। हमारे रिलेशन कॉर्डाइल रहे और आज भी कॉर्डाइल रिलेशन है, पहले यूएसएसआर के साथ थे, अब हम रशिया के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने कभी भी अभी तक रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है, अभी तक भी क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो ये चीज क्या शो करती है कि इंडिया जो है वो रशिया को बहुत सीरियस लेकर के चलता है। इसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम जिस पॉइंट को लेकर के चलते हैं कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर लेकर के आना चाहते हैं, उसी चीज को रशिया भी प्रमोट करता है कि दुनिया में एक दो कंट्रीज की पावर नहीं होनी चाहिए, वहां पर कम से कम 5 या 6 कंट्रीज पावरफुल होने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, दो कंट्रीज के चक्कर में लड़ाइयां होती रहती हैं, एक कंट्री की डोमिनेंस होती है तो प्रॉब्लम है। वैसे आपके हट गया है यूएसए, हेजेमनी ऑफ यूएसए चैप्टर, वो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं, एक बार वो भी आप जरूर देख लेना अगर आप अच्छे से चीजों को समझना चाहते हो तो। बाकी इसके बाद में जो यूएसए की हेजेमनी है, जैसे हमने देखा ना कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंस थे, तो एक कॉन्सिक्वेंस ये भी था डोमिनेंस ऑफ यूएसए, ठीक है। फिर रशिया हमें कश्मीर के मुद्दे पर बहुत बार सपोर्ट कर चुका है, जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसएसआर की लेगेसी कौन कंटिन्यू कर रहा है, रशिया कर रहा है। तो उस चक्कर में हमें कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे पर जब कभी भी यूएनएससी में कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है पाकिस्तान की वजह से, ठीक है, तो रशिया ने हमें बहुत प्रोटेक्ट किया है क्योंकि वीटो पावर है इनके पास। वीटो पावर का मतलब नेगेटिव वोट, और रशिया अगर एक बार वीटो कर दे तो फिर चाहे बाकी
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 14 मेंबर्स कुछ भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजेक्ट हो जाता है। एनर्जी सप्लाई की बात करें, आज हमें सस्ते में ऑयल मिल रहा है, वो रशिया से मिलता है। इसके अलावा देखा जाए हमें कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिलता है, तो वो रशिया के थ्रू मिलता है। चाइना जैसे कंट्रीज जो अपनी डोमिनेंस बनाते हैं, उसमें हमें रशिया हेल्प करता है कि कैसे हम चाइना जैसे कंट्रीज को कंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रशिया के लिए इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया के लिए सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है। इसका मतलब रशिया से हम बहुत सारे हथियार खरीदा करते हैं। इसके अलावा देखा जाए, आप डिफेंस के ले लो, स्पेस के प्रोजेक्ट्स ले लो, स्पेस में जो मिसाइल्स रॉकेट्स काम आते हैं उनमें क्रायोजेनिक इंजन्स काम आते हैं। उन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हमारी रशिया हेल्प करता रहता है। ठीक है। और आज भी अगर देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में मार्केट में पूरी दुनिया में ऑयल के भाव बहुत ज्यादा बढ़े हैं, पर हमें रशिया सस्ते में देता है, हमें रशिया सस्ते में देता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रिश्ते रशिया के साथ में या सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अच्छे खासे मेंटेन्ड है। ठीक है। टाइमलाइन हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। चलिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में देखो, ये चैप्टर था हमारा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक स्मॉल, आप कह सकते हो कि बिल्कुल स्पीड से हमने क्रक्स ले लिया, और इसमें से आपको इजीली एक बढ़िया अप्रोच बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।